अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्विटर स्पेसेस जो है वो मैंने सिर्फ सुनी हुई थी, उनमें कभी गया नहीं था। और उनकी बहुत अहमियत होगी भी, और लोगों का कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज़्म है, उसमें बहुत लोग बात करते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक ट्विटर स्पेस पे मुझे भी कहा गया कि मैं आऊँ, और उसका उन्वान या उसका जो टॉपिक था वो भी अजीब था इस लिहाज से कि जी दूसरी आईनी तरमीम के ऊपर बात करनी है। और जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज की हुई थी, वो जो मेन होस्ट थे वो सीनियर आदमी, लॉ में डॉक्टरेट है और लॉयर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, बड़े लेवल पे हैं गवर्नमेंट्स के। उसके अलावा भी जो उसकी ऑडियंस थी, ये बिल्कुल ऐसा ही माहौल था कि जिस तरह ये जो बड़े कंसर्ट होते हैं ना, उसमें पूरा हॉल भरा हुआ है या पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है, लाखों लोग हैं, 50,000 से ऊपर के वाले कंसर्ट जो होते हैं अमूमन, तो उसमें वो फनकार आता है, ड्रम बीटर, सारा कुछ, और जनाब बड़े तमाशबीनी सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन उसमें जो जिनकी समात मैटर करती है, वो उस लाखों वाले मजमे में वो लोग नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उनका और फनकार का आपस में कोई राब्ता नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से जो बड़ी इस तरह की होती होंगी, उसमें लाखों की ऑडियंस होती होगी, तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या माहौल होता है। लेकिन एटलीस्ट जो अच्छे बड़े असातिज़ा गुजरे हैं ना इसके शेर के और गायकी के, उनके लिए जो बेहतरीन मौका होता था वो है कि जहाँ चुनिंदा 10, 12, 15 आदमी बैठ के सुन रहे हैं, और मतलब सलामत अली खान अगर गा रहे हैं तो फिर लिसनर्स में हामिद अली बेला और मेहदी हसन और इस तरह के लोग हैं। और इसी तरह वसीम कशफी हमारे दोस्त थे, फौत हो गए हैं। उन्होंने एक दफ़ा बात हुई तो शोरा की बात हो रही थी, तो उबैदुल्लाह अलीम साहब का जिक्र आया, तो कहते हैं वो मुशायरे के शायर तो होंगे जिस तरह भी है, वो कराची में उनके नाम से मुशायरे बिकते रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो उनका ज़्यादातर कलाम है वो शोरा में बैठ के सुनाने वाले हैं, उनके इस लेवल की चीज़ें। बाद में जो मोहम्मद अली साहब की चीज़ें आई, तो उनमें से भी अक्सर जो देखा गया है वो शोरा उसकी ऑडियंस में बैठे हों, फिर पता चलता है कि क्या बात हुई है। तो वो जो जिस स्पेस की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें ऑडियंस में इसी तरह थे। पाइड के वाइस चांसलर थे, और दाऊद पोता, फैसल दाऊद पोता साहब थे, वो अच्छे लीगल एक्सपर्ट हैं। इसी तरह जो सहाफ़त के भी कुछ नाम थे, उनका भी पढ़ने से ज़्यादा ताल्लुक़ है, लिखने की निस्बत पढ़ने से ज़्यादा ताल्लुक़ रखने वाले थे। और वहीं हम उसमें तासुब से पाक एक यानी फूड फॉर थाट और थाट शेयरिंग का एक माहौल था। ये तो मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि वो जो ट्विटर की कैफियत थी उस वक्त, उसका पहले आपको एक लेआउट दे के माहौल समझा दूं, गुजारिश कर दूं कि वो क्या था। अब आया अगला मरहला कि उसमें सवालात का। तो वन ऑफ द होस्ट्स ने मुझे ये कहा हुआ था कि आपका चूँकि बोल्ड और सीधा सीधा रिस्पांस होता है, तो अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि अपने इस हवाले को ज़्यादा टच ना करें, यानी अहमदी हवाले को। उनसे तो मैंने नहीं कहा, लेकिन जनरली मुझे हंसी आई इस बात पर कि दूसरी आईनी तरमीम 73 के आइन में जो हुई है, जो जानी ही अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार देने के बाद हवाले से जाती है, उसके ऊपर बात होनी है, और अहमदी हवाले को ज़रा टच नहीं करना। तो पता नहीं फिर ये क्या है, मतलब कि आप दरिया में खड़े हैं और आपको गीला नहीं होना।
मतलब आपका पानी जिस्म को नहीं छूना चाहिए। मैंने खैर ये भी सारा आंखों पे क्या के बात आई गई कर दी, ठीक है, हो गई। फिर उसके बाद बात वहाँ छिड़ी। जब वहाँ बात हुई तो पता ये चला कि जो उसके ऑर्गेनाइजर्स थे उनके जो इस पर्टिकुलर तरमीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात कहने या उनके ख़दशात कहने, वो पढ़े लिखे और हकीकी नौइयत के थे। इस बात को तो अब 50 साल से ऊपर हो गए ना कि भाई अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार दे दिया, करार दे दिया, हो गया, आइन के साथ जो करना था वो कर लिया। उस दूसरी के बाद अब 26वीं तरमीम की बात हो रही है। उसके बाद तो फिर तरमीमों पे रख लिया ना आपने आइन को, और वो चलता जा रहा है। लेकिन जो उसको के जो कानून के जो माहिरीन थे, उनका ये कहना या उनकी ये सोच थी जो गुफ्तगू से मुतरश्शा हो रही थी कि भाई इस दूसरी तरमीम की तरफ तो हम बाद में आते हैं, करारदाद मकासद तक जाए ना पहले, कि वहां से आपने अच्छा खासा एक पाकिस्तान था उसको अचानक इस्लामी पाकिस्तान बनाया है, और ज़ियाउल हक ने करारदाद मकासद की गुफ्तगू को उठा के तो उसको प्रेम्बल में डाल दिया, आइन की तमहीद में डाल दिया, और फिर उसके साथ डिस्पेरिटी का एक पूरा सिलसिला चलाया है कि जी वो फलां सदर नहीं बन सकता पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हो सकता, जो भी मुसलमान नहीं है। और मुसलमान की गरज जो डेफिनेशन है वो आपने उसमें आइन और कानून की गरज से जो मतलब है उसका, जो उसकी तारीफ है वो खुद आइन के अंदर रखती, 260 वाली जो शेख है उसकी आगे नंबर 3 में करके। तो आम आदमी को तो जो बात पहुंची वो सिर्फ इतनी पहुंची ना, अहमदी काफिर करार दे देते गए, लेकिन इसके अंदर कितनी गहरी इंट्रिकेसीज थी बेईमानी की और बदनीयती की। मुझे ये इतराफ है कि उस स्पेस में जाके मैंने बहुत कुछ सीखा, और चंद ऐसे पहलू मेरे भी सामने आए जिन पर फ्रैंकली मेरी बिल्कुल पहले नजर नहीं थी। और खैर मेरी नजर होना ना होना तो इसके क्या हैसियत है, लेकिन मजा जब भी आता है ना किसी जगह पे जाके कि आप कुछ तो वहां से लेके आए, कोई एक नया एंगल, कोई नई रोशनी, कोई एक ऐसे किसी कोने तक रोशनी चली जाए, आप कहें कि हाँ यार ये तो अजीब ही बात है। उन्होंने जो अपनी रिसर्च की बुनियाद उठाई वो इस बात पर कि 2 जर्नैल हैं। पहला फौरी तौर पर जो कायदे आज़म के पाकिस्तान में जिसको वो टेक ओवर कर रहे हैं, उसका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ स्टाफ उसे कहते थे, वो अंग्रेज था। उसको हटाया है तो दूसरा आ जाता है जनरल ग्रेसी। इस दौरानिये में जनरल ग्रेसी बाकायदा राब्ता करके मौदूदी साहब को पाकिस्तान आने की दावत देते हैं। जनरल ग्रेसी इतने बेवकूफ कब थे या इतने इल इन्फॉर्म्ड कैसे थे कि कोई पुरानी बात नहीं है, 46 तक कायदे आज़म सरदार सिकंदर हयात के जरिए राब्ता करवा रहे हैं, तो मौदूदी साहब पठानकोट में उसको सीधा सीधा स्नब कर देते हैं कि कौन सा पाकिस्तान, क्यों दुआ करें हम पाकिस्तान के लिए, और ना पाकिस्तान की बात कर रहे थे, और जितनी मुखालफत मुमकिन थी वो कर भी रहे थे। और जो इसी तरह के दीगर जत्थों के जैसे मुफ्ती महमूद हैं, तो वो तो कहा करते थे ना कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। अताउल्लाह शाह बुखारी जो इस वक्त इनका अमीर शरीयत है और जिसके बुनियाद पर
आज जो खड़ा होता है मजहबी कठमुल्लाहियत के धड़े में से, जो भी उठता है, नौसरबाज भी और शरपसंद भी, और जिसको ये सारे अल्लामा करके बात जिसके नाम को शुरू करते हैं, वो तो हजरत सैयद मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, पता नहीं कैसे कैसे टाइटल्स के साथ, ठीक है करें, लेकिन वो जो आपका हजरत सैयद अमीर शरीयत था अताउल्लाह शाह बुखारी, उसकी जो तकरीर में जो कायदे आजम को जो कहता था, जिस तरह बुलाता था, और पाकिस्तान के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करता था कि वो क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वो हरामी बच्चे के अल्फाज इस्तेमाल करता था पाकिस्तान की ममलिकत के लिए। तो आपका तो अमीर शरीयत हुआ, मैं मुल्क का क्या है, ये सवाल है। इस बैकग्राउंड और इस पेडेस्टल पे जो खड़े हुए मुल्ला थे, उनके जो मोस्ट कंसंट्रेटेड जो उसकी डोज थी, या जो उसकी मोस्ट कंसोलिडेटेड शक्ल, वो मौलवी मौदूदी थे। और हमारे एक दोस्त प्रोफेसर हैं, वो कहा करते हैं कि मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी इतना बड़ा कंसंट्रेट था कि उसके अंदर से 10-15 जमात इस्लामियां निकल आई। डॉक्टर इसरारुल हक उसी से निकली, तो फैल साहब वाली जमात इस्लामी अलग होके उससे निकली, गामदी साहब वाली उसी से निकली, और इस तरह के मतलब इतने ब्रांड निकले हैं उस जमात इस्लामी में से। और अगर देखा जाए तो ये जो दीगर कठमुल्लाहियत के धड़े कायम हुए हैं, जिन्होंने वेपनाइज किया है मजहबी तंजीमों को, उनको सनद तो उसी से मिली है ना, अल जहाद फिल कुरान से, अल जहाद फिल इस्लाम से। और मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमून जो है, उनके यहां एक्सपोर्ट की जाती रही है मौदूदी साहब की तफसीर। सऊदिया को जिस वक्त पूरी दुनिया में अपनी वो मदरसों के जरिए कायम करनी थी नेटवर्किंग, मौदूदी तफसीर उस वक्त वहां उनके खर्च पे छपती रही है, आर्मी के मैसों को जाती रही है। तफसीर तो जब आती ही थी तो फिर तो वो मौलाना मौदूदी की तफसीर थी आपके पास, उसकी डायसेक्शन किसी ने नहीं की। मौलाना मौदूदी की तफसीर के ऊपर वो ग्लैमरस वक्त भी आया कि वो खुद मतन कुरान का जो है उससे ऊपर निकल गई तफसीर उनकी, उनके ख्याल में। और उन्होंने मौलाना के जो नजरियात थे वो इस्लाम और बानिया इस्लाम की तरफ मंसूब किए। मजहब के नाम पर खून किताब का थीसिस ही ये है कि अगर जो तशरीह मौलाना मौदूदी ने की है वो मान ली जाए, तो फिर आज सल्लम की सीरत तैयबा के जो मक्की और मदनी साल हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा। मगर मुसलमान मतवाले हैं, आशिक हैं उन्होंने तो पर, लेकिन मुसलमान अमतुन्नास बेकसूर थे एक खास सेंस में। इसके लिए बात वहां से चली कि वो जनरल ग्रेसी बुला रहा है आर्मी का जो उस वक्त का चीफ था मौलवी मौदूदी को। यहां तक जब बात पहुंची तो मैंने फिर उसमें हिस्सा लिया गुफ्तगू, कि मैंने कहा कि अच्छे संजीदा अंदाज में बात हो रही है, मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि सिर्फ इतना आपने तो सिर्फ सवाल छोड़ा है ना, जो मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि तुम तो एक पत्थर गिराकर मुस्कुरा कर चल दिए, वक्त का वीरान सीना मुद्दतों गूंजा किया, और मुश्तइल चेहरे अंधेरी रात में जलते रहे, बूंद पानी की ना बरसी शहर ने फाका किया। गुजारिश यह है कि सिर्फ जनरल ग्रेसी मौलवी मौदूदी साहब को नहीं बुला रहा था, यह पठानकोट है और ये साथ ही तो कादियान है। बटाला से कितना दूर है,
बटाले में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद जिस तरह उस वक्त बिफोर पार्टीशन कायद आज़म को खिदमात बहम पहुंचा रहे हैं, जिस तरह उससे जरा पहले पार्टीशन से पहले वाले इलेक्शन में इस रंग में मदद दे रहे हैं कि अगर कोई शख्स अहमदी हुआ और उसने आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ा तो अहमदी उसे वोट नहीं देंगे। और नवाब मोहम्मदीन साहब ने इलेक्शन लड़ा और अहमदियों ने उनको वोट नहीं दिए और उनके मुकाबले पर मुस्लिम लीग का कैंडिडेट जीता, गलबन दौलताना था, जिसने फिर बदतरीन किस्म की जो शोरश की बुनियाद रखी, उसको स्पॉन्सर किया। तो वो जो पॉलिटिकल एलीट थी वो यानी दौलताना मुस्लिम लीग, और जो डिफेंस एलीट थी जनरल ग्रेसी से ऑनवर्ड आगे फिर उनका पूरा सिस्टम, उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले उसी मजहबी शनाख्त रखने वाले और फॉलोइंग रखने वाले, ऑर्गेनाइज्ड जमात रखने वाले और दामे दरमे सुखने कदमे कायद आज़म और पाकिस्तान के थॉट और प्रोजेक्ट को खिदमत के साथ सपोर्ट करने वाले, उनको पहले तो पाकिस्तान बनने से 47 से पहले के टाइम में नजरअंदाज किया और मौदूदी साहब को एक्नॉलेज कर लिया, अताउल्लाह शाह बुखारी को एक्नॉलेज कर लिया, मौलवी जफर अली खान को एक्नॉलेज कर लिया, अला हाजिर क्यास मुफ्ती महमूद को एक्नॉलेज कर लिया। दूसरे नंबर पर बना हुआ है पाकिस्तान, 47 में तो बन रहा है और 48 में पहली जंग का मसला खड़ा हो गया है, कश्मीर वाली जो है, और उसी जनरल अंग्रेज जनरल जो था चीफ ऑफ कमांड, उसके दस्तखतों से एक सर्टिफिकेट, ये बातें मैंने उसमें स्पेस में बताई कि मैंने जमात अहमदिया के लिटरेचर में किसी जगह वो छपा हुआ वो सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है जो फुरकान बटालियन के, जब उसको डिसमेंबर किया गया कि अब उसकी जरूरत नहीं रही, तो शुक्रिया के तौर पर जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट इशू किया गया उसमें उसके ये अल्फाज हैं कि ये फुरकान बटालियन जो रजाकार बटालियन थी, वॉलंटियर बटालियन थी, इसने मेरी पेड आर्मी के शाना बशाना उन्हीं की तरह बल्कि उनसे बेहतर डिफेंस का खिदमत पेश की हैं। और वो फुरकान बटालियन किस वक्त पाकिस्तान आर्मी के सुपुर्द की जा रही है? जिस वक्त अभी लोग सेटलमेंट कमिश्नर के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे कि सानू फलानी शय अलाट कर दो, लोग अपने आप को रीशेड्यूल और रीसेटल कर रहे थे, क्लेम हो रहे थे उस वक्त। और अगर सारी दुनिया जो उधर से लुट के और उजड़ के आई थी और रिलोकेट हो रही थी, तो अहमदी को आसमान से टपके थे उस वक्त, वो भी हिजरत ही करके आए थे, वो भी बंदे भी मरवा के आ रहे थे, अपने नुकसान भी करवा के आ रहे थे, और अभी आगे उन्होंने भी जाके सेटल होना था। उस हालत में पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है डिफेंस की। और फौज तो आजकल तारीख पढ़े जी, हमें तो असला ही नहीं दिया गया, हमें फौजी हमें जहाज ही नहीं दिए गए, हमें पैसे ही नहीं दिए गए, ये रोते हैं ना, तारीख में सारा कुछ लिखा हुआ है। असासों की तकसीम पे हमें हमारे साथ बेईमानियां कर दी। तो वो जो बेईमानियां आपके साथ इंडिया कर रहा था, भूखे नंगे थे, यहां पे मुसीबत थी ना, उस हालत में पूरी बटालियन देना वो किस मजहबी जमात ने दी आपको? ये भी जनरल ग्रेसी के सामने था। और जिसने बटालियन दी उसके बेटे और उसके भाई यानी मिर्जा नासिर अहमद साहब और मिर्जा शरीफ अहमद साहब, ये बातें मैंने उसमें बताई हैं, इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूं और ऑन द रिकॉर्ड रखने के लिए कर रहा हूं। उनको, और प्लान ये भी था कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन खिलाफत अहमदिया को इस तरह गिरफ्तारी की हद तक जा सकने का मौका अल्लाह ताला की मशीयत में नहीं था, तो आज तक ऐसा आया नहीं और उम्मीद है आइंदा भी नहीं आ सकेगा। जो जिन लाइनों पे खिलाफत अहमदिया उस्तवार है अल्लाह ताला के फजल से। मगर
वो हमारा गांव का एक म्यार था, वो सुनाता होता था माइये। वो उसने पंजाबी में एक माइया सुनाया कि बोतल डट की थी, डट कहते हैं वो काक लगाने को, बोतल के डट की थी अल्लाह वसीला तो संत कोई नहीं गट की थी। अब अल्लाह ताला हमें जलील ना होने दे या अपने फजल से हर मौके पे अपने सपोर्ट और मदद साथ रखे, तो वो तो अल्लाह वसीला, तो संत कोई नहीं गट की थी। मतलब मिर्जा शरीफ अहमद साहब को तो गिरफ्तार किया, मिर्जा नासिर अहमद साहब को तो गिरफ्तार किया विदाउट एनी रीजन, पर्चा बराबर करने वास्ते, कि चूंकि उधरों मौलवी अब्दुस्तार न्याजी, मौलवी मौदूदी, ये सारे पढ़े। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज उस वक्त वहां हाईलाइट नहीं हुई, वो मैं अब यहां बयान कर रहा हूं। किसी भी बेईमानी, उसका वो पूरा आगे उनका ख्याल है कि वो उस बात को आगे चलाएंगे, और अगर मुझे आइंदा बुलाया मैं फिर भी जाऊंगा, उसमें बात करूंगा। लेकिन अब तक जितनी बात हुई कि जो काफरे आजम कहने वाले थे, जो ना पाकिस्तान कहने वाले थे, जो उसको एक हरामी बच्चे का नाम देने वाले थे पाकिस्तान को, उन सारों को खत लिख के किसी ना किसी तरह उनको दोबारा रिलोकेट किया है पूरे एजाजो इकराम के साथ। वो आज तक अलामे हैं, वो आज तक मौलाने हैं, वो आज तक आपके माई बाप हैं, जिन्होंने उससे पहले गैर मशरूत हिमायत की। और जिस वक्त बनते ही पाकिस्तान आप क्लेम और सेटलमेंट कमिश्नरों के दफ्तरों के धक्के खा रहे थे और चक्कर लगा रहे थे और अपनी प्रॉपर्टियां सिक्योर कर रहे थे, उस वक्त हमारे घर में भी वो वर्दी है। 16 बंदे हमारे गांव से सिर्फ गए थे उस फुरकान बटालियन में, और मैं दीगर को तो नहीं जानता, तो मैं इनको तो जानते ही हूं। कितनी कुछ मतलब आखिर अपने जिम्मेदारी छोड़ के अपने पूरा उस वक्त महाज पर बगैर उसके फुरकान और सिर्फ 16 बंदे हमारे गांव से, तो पूरी बटालियन थी, पूरे यानी जमात अहमदिया ने पूरे पाकिस्तान से उसमें शिरकत की थी। और उस वक्त मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब जो अपने एक बेटे को भी वहां भेजते थे मुहाज पे। वो जो जरूरत पड़ने वाली खिदमत थी, उसमें जिसने मोड़ा दिया आगे हो गया, उसी के ऊपर आपने पर्चे बराबर किए, उसी के ऊपर आप लोगों ने दफा 100 के वारंट इशू करके तो चीफ सेक्रेटरी के तो उसके कसरे खिलाफत की और रब्बा की आके तलाशियां लेने का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, गिरफ्तारी तक का आपका प्लान था। तो मैंने उसमें यह गुजारिश की कि ये सिर्फ ये नहीं किया कि वहां से मौदूदी बुलाया गया, बल्कि जो मजहबी शनाख्त रखने वाले लेकिन पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे, उनको बुरी तरह जलील करने की भी हर कोशिश की गई है। और इसमें जो पॉलिटिकल एलीट और मिलिट्री एलीट, ये डे 1 से इकट्ठे हैं। अलबत्ता एक बात, आप तो आज की लब्बैक पे बात करते हैं ना, लब्बैक ये कर तो लब्बैक ये वो, आप मौदूदियों से और वहीं से क्यों नहीं शुरू होते? 47 से लेके 49 में आके या 50 में आप उनको बुला रहे हैं, सिर्फ 3 साल उन्हें लगे हैं कि आपको इस लेवल पर वो धोबी पटला दें कि आपको पूरे उसमें पहला मार्शल जनरल आजम वाला लगाना पड़े। वो शोरश के जो सारे बानियान थे वो कौन थे? सजाए मौत आपने मौलाना मौदूदी को भी दी थी ना, उसी में अब्दुल सत्तार न्याजी था ना, ये कौन थे लोग? अताउल्लाह शाह बुखारी था ना। आपने जिस जिस को भी अपने पे रोल पे लिया है, वो आपको बिल आखिर आपके गले को आए हैं, और यही तारीख आज तक चल रही है। अभी जाहिर है कि मैंने थोड़े से वक्त में वो अहवाल देना था आपको, लेकिन ये सिस्टमेटिक दहाई दर दहाई, साल हर साल से ये एक ही प्रोसेस चलता आ रहा है। लोग कहते हैं 77 साल हो गए जी पाकिस्तान को। जी वे आउट क्या है? वे आउट वही है, आप एहसान फरामोश हैं, आप मोहसन कुश हैं, आपके रिलीजियस एलीट अब तो वो भी बन गई है, आपकी पॉलिटिकल एलीट, आपकी मिलिट्री एलीट, ये बदनीति के ताने बाने
1947 तक इसके जाते हैं। और इसमें मैंने खैर अब ये बात उनको ऑफ एयर कही थी, अब भी कह देता हूं कि इनको कंफर्म हो गया था कि सिर्फ ये एक तबका है जो उंगलियों पे नहीं नचाया जा सकता, सिर्फ ये अहमदी एक तबका है जिनको वतनीयत की हकीकी रूह के खिलाफ खरीदा नहीं जा सकता, जिनको जमीर के खिलाफ तैयार करके इनके स्टैंप नहीं लगवाई जा सकती। इसी एक तबके को आपने निशाने पर रखा हुआ है, बाकी तो सारे अल्लामे हैं आपके। तो अल्लामे और निशाने जो है ना, उनकी आपकी एक पूरी हिस्ट्री है और उसने पाकिस्तान को दिया नहीं है कुछ, बेड़ा गर्क किया है उसने। फी अमानिल्लाह, अगले प्रोग्राम में मजीद बात होगी।